हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सेकंड लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जिनशी बीच के पास आकर उस बेल को बजाते हुए रोने लगती है और खुद से कहने लगती है कि रोना मत जिनशी, अगर नैनो ने तुम्हें इस तरह से देख लिया तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाएगा। वही नैनो पीछे से आकर जिनशी को स्वेटर पहनाता है। जिनशी उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। नैनो जिनशी से कहता है कि यहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। जिनशी कहती है मैं ठीक हूँ, तुम घर जाकर रेस्ट करो। नैनो कहता है कि मुझे बाहर आना था तुम्हारे साथ। जिनशी रोते हुए नैनो से कहती है कि तुम प्लीज अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, अगर तुम बाहर आओगे तो तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी और मैं तुम्हें बताकर नहीं आई, इसलिए तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए, मुझे माफ कर दो। नैनो जिनशी को यूं रोता हुआ देखकर उसे हक कर लेता है। नैनो कहता है कि अलग होना और डेथ ये दोनों जिंदगी में नॉर्मल चीजें हैं। नैनो कहता है कि मैंने बहुत लंबी जिंदगी जी और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इसको समझो, बट अलग होना बुरी बात भी नहीं होती है। बुरा तो तब होता है जब हम बाय कहे बिना ही अलग हो जाएंगे। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि जितना टाइम मेरे पास बचा है मैं वो तुम्हारे साथ ही रहूं। ये सुनकर जिनशी नैनो को सॉरी कहती है और कहती है कि क्यों ना हम नेक्स्ट वीक तक की शादी कर ले। जिनशी कहती है 1 मिनट मुझे सोचने दो, मुझे वेडिंग ड्रेस बनाने में 2 दिन लगेंगे। नैनो कहता है कि नहीं रुको। जिनशी कहती है कि क्यों, क्या हुआ, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। नैनो कहता है कि ये इसलिए क्योंकि मैं डिसअपियर होने वाला हूँ। अगर मैंने तुमसे शादी कर ली और मैं डिसअपियर हो गया तो तुम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगी। जिनशी कहती है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, ये मॉडर्न जमाना है और यहाँ पर लोग दोबारा भी शादी कर लेते हैं। अगर तुम दोबारा से ऐसी बातें करोगे तो मैं तुम पर नाराज हो जाऊंगी और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं फ्यूचर में दोबारा शादी करूंगी। मैंने वो घर लिया ही इसलिए था कि मुझे अकेली जिंदगी बितानी थी। पहले भी शादी नहीं करना चाहती थी पर तुमसे मिलने के बाद अब मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। सुनकर नैनो जिनशी को हक कर लेता है। अगले सीन में ये दोनों घर वापस आते हैं और जिनशी नैनो से कहती है कि इन सबको बताओ। नैनो कहता है कि जिनशी और मैं नेक्स्ट सैटरडे शादी करने वाले हैं, बट हमें हमारा वेडिंग बहुत ही सिंपल तरीके से करना है। जिनशी कहती है कि हमारा बेस्ट मैन और ब्राइड्स मेड, क्या इसमें तुम दोनों हमारी हेल्प करोगे। डिंग और जियांग दोनों भी हाँ कहते हैं। जिनशी कहती है वेडिंग ड्रेस मैं खुद ही बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए क्या क्या चीजें लगेंगे मैं तुम दोनों को लिस्ट दे दूंगी, दोनों कल मुझे वो ला कर दे देना। डिंग पूछता है वेडिंग वेन्यू कहाँ पर है। नैनो कहता है कि वो अभी हमने डिसाइड नहीं किया। इसके बाद ये तीनों डिसाइड करने के लिए अंदर चले जाते हैं। यहाँ जियांग नैनो के लिए वरीड दिखाई देती है पर इन दोनों की शादी के लिए खुश भी होती है। रात में नैनो सो जाता है और जिनशी यहाँ पर डिजाइन बना रही होती है। जिनशी यहाँ मिंट सैचेट की स्मेल लेती है और उसे याद आता है उसकी और नैनो की फर्स्ट मीटिंग की। पहली बार उसने मिंट सैचेट को स्मेल किया था तो वो बहुत खुश थी और उसके और नैनो की सारे स्पेशल मोमेंट्स भी उसे याद आने लगते हैं। जिनशी ये सब याद करके बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। स्मेल की वजह से उसे रियल नैनो की ड्रेस दिखाई देती है और वो इंस्पायर हो जाती है अपनी वेडिंग ड्रेस बनाने के लिए। सुबह के 4 बजे तक जिनशी डिजाइन बना रही थी और थक कर सो जाती है। अगले दिन सुबह जियांग उसके कमरे में आती है और उसे स्वेटर पहनाती है और वो देखती है जिनशी ने जो रात में डिजाइन बनाए थे। ये देखकर जियांग को रियल नैनो की ड्रेस की याद आती है। ये देखकर जियांग शॉक्ड हो जाती है और इतने में जिनशी उठ जाती है। जियांग पूछती है कि क्या तुमने ही ये डिजाइन बनाए हैं। जिनशी हाँ कहती है तो जियांग कहती है कि क्या सच में तुमने ही ये डिजाइन बनाए हैं। जिनशी पूछती है कि क्यों, क्या हुआ, कुछ गलत किया है मैंने। जियांग पूछती है तुम्हें कहाँ से इंस्पिरेशन मिला। जिनशी कहती है नैनो ने मुझे जो सैचेट दिया था उसे मैं स्मेल कर रही थी, उससे ही मुझे इंस्पिरेशन मिली है। जियांग कहती है कि ये नहीं हो सकता तो जिनशी कहती है कि क्यों, क्या हुआ। जियांग कहती है कि ये डिजाइन कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और तुमने इतने शॉर्ट पीरियड में इस डिजाइन को बना दिया। जिनशी कहती है कि मुझे लगा मैंने टाइम पर बना लिया क्योंकि मेरे पास और नैनो के पास उतना टाइम नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं इसके मटेरियल्स टाइम पर कैसे मंगवाऊं। जियांग कहती है कि मैं किसी को जानती हूँ जो प्लेन से ये मटेरियल जल्दी पहुँचा सकता है। जिनशी कहती है कि एक प्लेन से। जियांग कहती है कि मैं मिस्टर ली से मंगवा लूंगी, वो अपने प्राइवेट प्लेन से ये पहुँचा देंगे टाइम पर। थैंक यू कहती है और कहती है कि मैं ये नैनो को दिखाऊंगी। जियांग कहती है कि नहीं। जिनशी कहती है कि पर क्यों नहीं, तो जियांग कहती है कि उसे वेडिंग डे पर ही दिखाना। वेडिंग डे में इस वेडिंग ड्रेस में नैनो तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा और उसे ये वेडिंग ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ये कहकर जियांग जिनशी को हक करती है। जिनशी अपने एम्प्लॉयज फ्रेंड से वेडिंग ड्रेस स्टिच करने के लिए हेल्प मांगती है। इसके पैसे भी मैं तुम लोगों को दूंगी। कॉलीग फ्रेंड कहती है कि पैसों की बात मत करो, हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आए हैं और ये हमारी तरफ से तुम्हारी वेडिंग गिफ्ट समझो। ये सुनकर जिनशी खुश हो जाती है और उनसे कहती है कि पर तुम्हारा जॉब टाइमिंग। बाइबिंग कहती है कि हम यहाँ पर एनुअल लीव लेकर आए हैं तो तुम उसकी फिक्र मत करो और इसके लिए जिनशी उन सबको थैंक यू कहती है। अब ये सारे इन दोनों का वेडिंग ड्रेस स्टिच करने में लग जाते हैं। जिनशी इन्हें बताती है कि कैसे करना है। नैनो जिनशी को देख रहा होता है।
देर में नानाओ को नींद लग जाती है। जिनशी काम में होती है। जब नानाओ को देखती है तो वो नानाओ के पास आ जाती है और उसे ज्यादा ठंडी ना लगे इसीलिए शॉल से उसे ढक देती है। और नानाओ पर नजर रखते ही वो काम करने लगती है। रात तक इनका वेडिंग ड्रेस बन चुका होता है। ये सब जिनशी को बाय करके यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जिनशी नानाओ के पास आकर बैठ जाती है और कहने लगती है कि मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। कहने लगती है कि मैं अच्छे से रहूंगी और अच्छे से खाना खाऊंगी और अच्छे से काम भी करूंगी और एक बड़ा सा घर भी लूंगी। पर पता नहीं फिर भी क्यों मैं तुम पर ही डिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारे बिना रह पाऊंगी। तुम जब नहीं रहोगी मेरे साथ तो मेरा क्या होगा मुझे कुछ भी पता नहीं है और मैं तुम्हारे जाने के बाद दोबारा शादी कभी भी नहीं करूंगी। मैं बस सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस करोगी? क्या तुम एक दिन मेरे पास वापस लौट कर आओगे? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतने में ही नाना उठ जाता है और कहता है कि हम यहाँ पर क्यों हैं? जिनशी कहती है हम यहाँ पर हमारा वेडिंग ड्रेस स्टिच करवाने के लिए आए हैं। क्या तुम्हें याद नहीं है? नाना कहता है मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी कम होती जा रही है इसी कारण ऐसा हो रहा है। मेरे मेमोरीज को भूल रहा हूँ। इसके लिए जिनशी को सॉरी कहता है। जिनशी कहती है कोई बात नहीं, हम लोग तो साथ है ना। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जियांग एशियन ट्री को रिसर्च कर रही होती है। नाना की स्पिरिचुअल पावर बनी रहे या जिनशी की स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो जाती है। संभालता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तुमने 6 बार रिचार्ज किया है एशियन ट्री को। जिनशी कहती है कि क्या मैंने 6 बार किया है? कहता है तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो रही है, तुम भूलती जा रही हो बातों को। जियांग कहती है तुम मेरी फिक्र मत करो, चूचा ने तो इस तरह हजारों साल बिताए हैं। उसके बारे में सोचने के लिए तो कोई भी नहीं था उसके सामने, तो मैं तो बस थोड़ा सा ही सफर कर रही हूँ। अगर मैं रिचार्ज नहीं करूंगी तो चूचन शादी से पहले ही डिसअपियर हो जाएगा और ये तो चूचन और जिनशी के साथ बहुत जागती हो जाएगी। ये कहकर चेरी ट्री को वो फिर से रिचार्ज करने लग जाती है। जिनशी नाना को घर लेकर आती है और इन दोनों से कहती है कि वेडिंग वेन्यू में प्लीज मेरी हेल्प कर दो। ये दोनों भी हाँ कहते हैं और जियान रात को फिर से चेरी ट्री को रिचार्ज करने लग जाती है। अगले दिन डिंग वेडिंग की पूरी तैयारी कर लेता है और यहाँ जियांग भी आ जाती है और उसे कहता है कि ऑलमोस्ट ये सब कुछ हो गया है। जियांग कहती है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। जियांग कहती है कि चूचन तुम फाइनली शादी करने वाले हो। नेक्स्ट सीन में जिनशी वेडिंग ड्रेस पहनकर नानाओ के सामने आ जाती है। नानाओ जिनशी को वेडिंग ड्रेस में देखता है और उसे एशियन पीरियड की नानाओ याद आ जाती है और वो वेडिंग ड्रेस बिल्कुल सेम होता है और जिनशी को देखकर नानाओ उसे नानाओ कहकर बुलाता है। ये सुनकर जिनशी कहती है कि मैं जिनशी हूँ। नानाओ कहता है कि क्या तुम जिनशी हो? जिनशी कहने लगती है कि हाँ, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? जिनशी यहाँ डर जाती है कहीं नानाओ से भूल तो नहीं गया। नानाओ कहता है कि ऐसा नहीं है जिनशी, तुम बिल्कुल रियल नानाओ जैसी दिख रही हो। जिनशी कहती है क्या सच में? नानाओ कहता है कि मैंने बहुत डीप इमेजिनेशन किया है तो मैं गलत नहीं हो सकता इस बार। बिल्कुल रियल नानाओ जैसी दिख रही हो और तुम्हारा उसके साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। ये सुनकर जिनशी नानाओ के कंधे पर सर रख देती है। आगे इनका वेडिंग वेन्यू रेडी हो गया होता है। जिनशी डिंग से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है। जिनशी नानाओ से पूछती है क्या तुम ठीक हो? नानाओ कहता है कि मैं ठीक हूँ। जिनशी नानाओ को लेकर आगे बढ़ रही होती है। वहाँ पर जियांग भी होती है। नानाओ जियांग को देखकर उसे थैंक यू शाओनिंग कहकर उसे रियल नाम से बुलाता है। नानाओ के मुंह से शाओनिंग नाम सुनकर जियांग भी समझ जाती है कि नानाओ ने मुझे पहचान लिया है कि मैं कौन हूँ। सोचती है कि उसे मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है अब। और इतने में ही जियांग भी यहाँ से इनविजिबल हो जाती है और उसके हाथ के फ्लावर भी नीचे गिर जाते हैं। अब ये दोनों रिंग एक्सचेंज करने के लिए रेडी होते हैं। डिंग इनके लिए विश करता है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और एक साथ रहो, यही मेरी विश है। जिनशी नानाओ की तरफ ही देख रही होती है और उसे वो सारे मोमेंट्स याद आते हैं कि पहले वो नानाओ को देखकर कितना डर गई थी और धीरे धीरे करके नानाओ उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट पर्सन बन गया है कि उसके बगैर वो अब जीना भी सोच नहीं सकती। रोते हुए जिनशी नानाओ से कहती है कि तुम मेरे जिंदगी के सबसे बड़े मिरेकल हो। नानाओ जिनशी से कहता है कि मेरी मिरेकल तो तुम हो। अभी वो सारे प्रीशियस पल याद आते हैं जो उसने जिनशी के साथ बिताए थे जब उसने जिनशी को पहली बार देखा था। नानाओ रोते हुए कहता है कि पहली बार मेरी जिंदगी में ऐसा कोई है जिससे मेरी जरूरत है। जिनशी से कहता है तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम खुश रहोगी। जिनशी उसे प्रॉमिस करती है कि मैं खुश रहूंगी। अब डिंग इन दोनों को रिंग एक्सचेंज करने के लिए कहता है। यहाँ पर जिनशी अपना रिंग लेती है और उसके बाद नानाओ भी अपना रिंग लेता है और इसके बाद सबसे पहले नानाओ जिनशी को रिंग पहनाता है और अब जिनशी रिंग पहनाने ही वाली होती है लेकिन नानाओ डिसअपियर होने लगता है। जैसे ही जिनशी नानाओ को रिंग पहनाती है नानाओ पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है और रिंग नीचे गिर जाती है। यहाँ जिनशी नानाओ का जोर जोर से नाम लेते हुए रो रही होती है। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ नानाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ कहकर जिनशी रोने लगती है। पीछे से डिंग भी यहाँ पर आ जाता है और वो जिनशी को ऐसे रोते हुए देखता है तो उसके पास आने लगता है। यहाँ डिंग जिनशी के पास आकर उसे संभालने की कोशिश करता है पर जिनशी रो ही जा रही होती है और यहीं पर हमारा ये सेकंड लास्ट एपिसोड इतने सैडली तरीके से एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।